हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे चैप्टर की जिसका नाम है डिबेंचर्स। तो हम पढ़ेंगे क्या इसमें, इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे। अलग अलग तरह से इशू होता है डिबेंचर का। और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा, वन शॉट में हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर थियरी भी कंप्लीट होगी, जिसके अंदर आपका जो क्लास 12th के अंदर न्यूमेरिकल कंसेप्ट है इस चैप्टर से वो भी आपको कराए जाएंगे। और ये जो क्लास है ये क्लास 12th के लिए और प्लस सीयूईटी के जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको कंसेप्ट की अच्छी क्लैरिटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है इसका कंसेप्ट। मीनिंग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या मतलब होता है डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर का मतलब देखो, जैसे हम शेयर इशू करते हैं वैसे ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है। ठीक है, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है, लेकिन इन दोनों के नेचर में बहुत फर्क है। शेयर इशू करने पे जिसको शेयर दिया जा रहा है, जिससे पैसे लिए जा रहे हैं, वो इंसान उस कंपनी का मेंबर बनता है, शेयर होल्डर बनता है, या फिर हम बोले ओनर बन जाता है। ठीक। डिवेंचर अगर हम किसी को इशू कर रहे हैं तो उससे हमें पैसा मिल रहा है, वो इंसान हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनेगा, ना कि ओनर बनेगा। लेंडर कहलाएगा वो। क्या कहलाएगा बेटा? लेंडर, उधार देने वाला। तो डिवेंचर का मतलब क्या हुआ? डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। डिवेंचर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है किसके बारे में बेटा, कि डेट लिया या दिया गया है। ओके। इशूड अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील आपको पढ़ाई थी जब हमने कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, लास्ट में हमें बताया था कॉमन सील भी होती है। तो कंपनी कॉमन सील के अंडर इशू किए जाते हैं। इट स्पेसिफाइज नॉमिनल या फिर पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर। और इसके अंदर साफ साफ लिखा होता है, मैंने बताया भी था, शेयर्स जो होते हैं, शेयर एक सर्टिफिकेट हुआ करता था पहले टाइम पे, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाई देता है, वर्चुअल फॉर्म में दिखाई देता है। तो उस पर एक वैल्यू लिखी होती थी, वो उसकी फेस वैल्यू होती थी। तो ऐसे ही डिबेंचर के केस में भी क्या है बेटा, उसकी फेस वैल्यू एक पार वैल्यू होती ही है। ठीक। जो डिबेंचर ही मतलब डिबेंचर में स्पेसिफाई की गई होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? ब्याज। ब्याज पे किया जाएगा। किसको पे किया जाएगा? जिसको डिबेंचर इशू करा उससे पैसे लिए थे हमने। तो मैंने आपको बताया उससे पैसे लिए, वो हमारे लिए ओनर नहीं बना, वो हमारे लेंडर बना। लेंडर बना तो उसको क्या चाहिए बेटा? उसको उस पैसे में ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो वो भी डिबेंचर जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उस पर क्लियरली दिखाई देता है कि भाई कितने परसेंट क्या है, इंटरेस्ट है। पीरियोडिसिटी ऑफ द पेमेंट, कितने समय के लिए पैसा दिया गया, कब लौटाना है डिबेंचर का पैसा। टेन्योर ऑफ डिबेंचर एंड टर्म ऑफ रिडेम्पशन, और ये भी बताया जाता है कि रिडेम्पशन का टर्म क्या है, कब ये रिडीम होगा, किस तरीके से रिडीम होगा। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात लिखी गई है। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। ओके। अब फीचर के बारे में बात करते हैं तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट की तरह है। मैंने जैसा कि बताया, रिटन चीज होती है जो एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज मतलब बताता है कि एक डेट लिया गया है बाय द कंपनी। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। तो जो भी पैसा, इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल अमाउंट, और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो फिक्स है, और वो किस मोड में और कब तक पे किया जाएगा। रेट भी यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। पहले ही क्लियर होता है। आपने कभी डिबेंचर का नाम देखा तो लिखा होता है 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो ये 9%, 10% क्या है बेटा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसके नाम के आगे पहले लगा दिया जाता है। ठीक है। ओके। प्रीफिक्स, इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी यानी बाहर का पैसा है ये। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक तरह की क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। और ये नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये असेट जो कंपनी की एसेट होती है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करके रखती है। दैट मीन्स कि अगर आपने डिवेंचर का पैसा नहीं लौटाया तो उसके बदले वो आपके असेट को बेच करके वो असेट से पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं असेट पे चार्ज क्रिएट करना किसी भी लाइबिलिटी का। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये CAP है बेटा, पार्टनरशिप के अंदर बहुत पढ़ाया मैंने आपको। CAP, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मींस ये एक ऐसा खर्चा है जो कंपलसरी नेचर का है, जो कि PL अकाउंट के अंदर आएगा। ओके। चलिए, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड भी बेटा बिल्कुल लाइक डिवेंचर ही होता है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बिल्कुल वैसा ही है, बस नाम बदल दिया है। ठीक है, ये भी एक्नॉलेज करता है डेट को कि भाई पैसा उधार लिया गया है। इशूड बाय द कंपनी एंड साइंड बाय एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिमस विद द डेट इंस्ट्रूमेंट। कि भाई अगर हम बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी सिक्योरिटी
जिसको इशू करके हमें पैसा मिलता है और उस पैसे को हम उधार मानते हैं, डेट मानते हैं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट के का सिनोनिम प्राय वाची यूज किया जाता है बॉन्ड, कि कोई बोले बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब अरे हाँ पैसा उधार लिया है कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे करके, ठीक है। तो यही चीज डिबेंचर भी होती है, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। अब यहाँ पे बोल दिया, ये फर्क आ गया बेटा कि यहाँ पे रेट जो होता है इंटरेस्ट का वो डिटरमाइन नहीं किया गया होता पहले से ही। तो फॉर एग्जांपल डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड, यानी ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज जिसपे डिस्काउंट है ही नहीं। तो सर डिस्काउंट है ही नहीं, इसका मतलब डिस्काउंट दिया नहीं जाता? डिस्काउंट दिया जाता है लेकिन अलग स्टाइल में दिया जाता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी का। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है बेटा, वो उनके प्रोजेक्ट्स ना बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो डिबेंचर इशू करेगी। और मान लो फ्लाईओवर बन रहा है 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल बाद जा करके वो बनेगा। ऐसा तो है नहीं कोई प्रोडक्ट लिया और बेच दिया। तो उनका जो काम होता है, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो अब पैसा तो उनको चाहिए, पैसा है नहीं तो वो डिबेंचर इशू करके ले लेंगे। अब डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे जब भाई इनका प्रोजेक्ट ही खत्म नहीं हो रहा है? प्रोजेक्ट खत्म होगा तो पैसे मिलेंगे ना। तो ये बहुत लफड़े वाली बात है। तो इसलिए इनके लिए अलग तरह के बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन डिबेंचर्स होते हैं। जीरो का मतलब जीरो, कूपन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड का मतलब जो हमारी सिक्योरिटी है ये, ठीक। अब भाई यहाँ पे मान लो 2020 में कोई चीज शुरू हुई है तो 2030 में जाके खत्म होगी। तब तक भाई कैसे, जब इनकम ही नहीं आ रही, प्रोजेक्ट खत्म होगा तो इनकम इनकी प्रॉपरली इनके पास आ रही है ना। तब तक तो कंटिजेंट इनकम रहेगी, थोड़ा बहुत मिल गया, पूरा नहीं मिलने वाला जब तक काम पूरा नहीं कर लेते। तो वहां पर बेटा इनकम नहीं आ रही तो इंटरेस्ट पे करने में इनको दिक्कत होती है। तो ऐसे कैसे, मान लो 2020 में इनको जरूरत पड़ी पैसे की, इस तरह की कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को जरूरत पड़ी पैसे की, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि 100 रुपए का डिवेंचर है तो एक काम करो 95 का इशू कर देते हैं या 90 का इशू कर देते हैं, और जब देंगे तो पूरे 100 रुपए वापस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए का जो डिवेंचर था या बॉन्ड था वो 98 में इशू करा, और बाद में कहा 100 रुपए के चीज के लिए मैं तुम्हें 110 रुपए दूंगा। तो कुल मिलाकर बेटा एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है इन 10 साल के बाद 12 रुपए की। अब जिसने 1 लाख डिवेंचर लिए होंगे उसको 12 रुपए हर डिवेंचर पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम उनको कंपनसेट करते हैं विदाउट पेइंग द इंटरेस्ट। बट ये भी एक तरह से इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो कुछ तो पे करना पड़ेगा, किसी तरीके से तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नहीं तो आप खुद बताओ, आप मुझे पैसा दे रहे हो और मैं कह रहा हूँ कि पैसा मैं लेकर रखूंगा और वापस इतना ही करूंगा, इससे कम ही करूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, आप दोगे क्या पैसा? नहीं दोगे। तो ऑब्वियसली एक तरह से इंटरेस्ट ना दे करके ये तरीके से हमने काम कर लिया कि हमने इशू करा कम पे और हमने इसको रिडीम करा प्रीमियम पे, ज्यादा पैसा दे करके। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो कूपन बॉन्ड, जिसपे इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है बट इस तरह से उनको कंपनसेट किया जा रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब टाइप ऑफ डिवेंचर के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। यहाँ पे कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऑफ व्यू, तो दो दो टाइप के, यानी 12 टाइप के क्या हो गए बेटा, डिवेंचर्स हो गए। सबसे पहले आता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी का मतलब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर आप पैसे नहीं दोगे डिवेंचर के तो वो आपकी असेट बेच करके पैसे वसूल कर लेंगे, तो बेटा वो सिक्योर्ड डिवेंचर है। लेकिन अगर सोचो किसी भी असेट पे डिवेंचर्स का कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, तो उस केस में बेटा अगर आप कंपनी डूबी आपको पैसा नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, तो अनसिक्योर्ड है। फिर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, यानी ऐसे डिवेंचर जो रिडीम किए जा सकते हैं और ऐसे डिवेंचर जो बिल्कुल भी कभी भी रिडीम नहीं किए जा सकते। नॉर्मली रिडीमेबल ही होते हैं, रिडीमेबल नहीं होते। फिर आता है रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर मान लो कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है और मैं गया कंपनी मुझे डिवेंचर दे दो, उन्होंने कहा नाम बताना जरा, हमने कहा ये है भाई 50 डिवेंचर चाहिए, हमने कहा ठीक है जी। ये तो हो गया भाई मेरा नाम रिकॉर्ड हुआ वहां पे, मैं कैसा भाई डिवेंचर होल्डर हुआ, रजिस्टर्ड डिवेंचर। कैसे डिवेंचर है बेटा, ये रजिस्टर्ड डिवेंचर है।
क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर किया गया, रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब मान लो मुझे जरूरत है पैसे की और मैंने अब कंपनी तो अभी रिडीम कर नहीं रही है डिवेंचर, मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि भाई किसी और को बेच देता हूं मैं, तो मैंने आपको वो डिवेंचर दिया, आपने कहा ठीक है भाई ले लिया आपने। क्या आपका नाम रिकॉर्ड किया है कंपनी ने? कंपनी में अभी भी ये डिवेंचर मैंने बेच दिया आपको, लेकिन अभी भी मेरा नाम ही है। अब आप कहोगे सर फिर जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा था वो आपको ही मिलता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई डीड साइन होगी, मैं आप तक सारी चीजें ट्रांसफर कर दूंगा। अब इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, जब पेमेंट होगी डिवेंचर की रिडीम होने के बाद तो भी आपको मिलेगा, लेकिन नाम आपका नहीं लिखा। आप कौन हो गए बेटा? आप बियरर। आपके पास जो डिवेंचर है वो बियरर डिवेंचर है बेटा। बियरर वर्ड कहां से आया बेटा? बियर मतलब होल्ड करने से, ठीक है। चलो फिर आता है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बेटा एक होता है फर्स्ट डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर, एक होता है सेकंड डिवेंचर। सर थर्ड डिवेंचर भी होता है क्या? नहीं बेटा, दो ही होते हैं। यानी जिनको सबसे पहले पेमेंट की जाए, रीपे किया जाए, वो बेटा फर्स्ट डिवेंचर होते हैं, और जिनको उनके बाद पे किया जाए वो सारे के सारे सेकंड डिवेंचर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था। कूपन रेट अभी है ना, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। तो एक होता है बेटा जीरो कूपन, जो अभी मैंने आपको समझाया। एक होता है बेटा स्पेसिफिक कूपन रेट, कूपन रेट डिवेंचर। तो जीरो कूपन रेट डिवेंचर बॉन्ड या जीरो स्पेसिफिक कूपन। स्पेसिफिक का मतलब जिसका बताया गया हो कि 9%, 10% डिवेंचर होते हैं, ठीक है। फिर आता कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब कि ये जो डिवेंचर है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है? कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल डिवेंचर। और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से 12 टाइप के आपको डिवेंचर देखने को मिलते हैं। कोई भी इसमें से प्रॉब्लम क्रिएट करा तो एक बार मुझे बता देना, बस मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा किसी और वीडियो में। फिर आता है डिवेंचर ट्रस्ट डीड पढ़ने को। और बेटा देख रहे हो, थियरी अगर चैप्टर में ज्यादा है तो इसका मतलब ये है चैप्टर में थियरी का कुछ एक इंपॉर्टेंस है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, और सीयूटी में और एमसीक्यू में तो पूछे ही जा सकते हैं। सीयूटी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यू आ रहे हैं, तो एमसीक्यू में तो थियरी आने वाली है भाई, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना थियरी को, ओके। फिर आगे डिवेंचर ट्रस्ट डीड। अब भाई डिवेंचर होल्डर पब्लिक, पब्लिक ने पैसा दिया कंपनी को उधार, हम जानते हैं कंपनी भाई लेके भाग ना जाए, कुछ पता है? नहीं पता। तो डिवेंचर्स को क्या, डिवेंचर होल्डर को चाहिए, ट्रस्ट चाहिए होता है। तो कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड। जो पब्लिक को डिवेंचर इशू कर रही है उस कंपनी को क्या करना होता है भाई? टू अपॉइंट ट्रस्टीज। उनको क्या अपॉइंट करना होता है बेटा? ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। यानी कुछ लोग ऐसे जो डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट मतलब हित, उनके हित का ख्याल रखें, उनके कल्याण का, उनकी भलाई का ध्यान रखें कि इनका धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ता है भाई? डिवेंचर जो इशू कर रही है पब्लिक को, वो कंपनी क्या करती है? ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है और एग्जीक्यूट करती है एक ट्रस्ट डीड। ये एक डॉक्यूमेंट है ट्रस्ट डीड, डिवेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है। इसके अंदर सारी पावर्स दी होती हैं, किसकी? ट्रस्टीज को क्या क्या पावर अलॉट की गई है, सारी चीजें बताई गई होती हैं। द ट्रस्टीज आर ड्यूटी बाउंडेड। ट्रस्टीज जो होते हैं वो ड्यूटी बाउंड होते हैं, ठीक है, कर्तव्यबद्ध होते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स, के वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा? संभालेंगे सभी डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को थ्रू द पावर्स ग्रांटेड बाय द ट्रस्ट डीड। जो ट्रस्ट डीड है इसके अंदर जो भी पावर दें उसके थ्रू, बहुत सिंपल है। फिर अब थियरी तो खत्म कर लिया हमने, अब इश्यू ऑफ डिवेंचर आता है। अब मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं भाई, जाओ आई बटन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, शेयर कैपिटल। अभी एक दो दिन पहले ही शेयर कैपिटल का पूरा हमने एक वन शॉट निकाला है, जिसके अंदर आपको सब कुछ बताया है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तो होता ही नहीं है शेयर के केस में, तो डिस्काउंट की एंट्री मैं आपको अभी बता दूंगा। तो किस तरह से डिवेंचर इशू होते हैं, ठीक है, उसके बारे में एंट्रीज की अगर हम बात करें तो सेम एंट्रीज जो हमने शेयर कैपिटल के लिए पढ़ी थी, सेम वही, ठीक है। लमसम बेसिस पे या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हम इसको इशू कर सकते हैं,
जब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट क्या होगी बेटा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, नॉर्मली ये 4 होती है। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा। तो जब शेयर इशू करते थे, तो क्या करते थे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर हटके क्या आ गया बेटा, डिबेंचर आ गया। फिर क्या करते थे बेटा, ये जो शेयर एप्लीकेशन आती थी, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होता था बेटा। कुछ भी नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, जैसे 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर। समझ में आ रही बात। तो आप शेयर हटाते जाओ, डिबेंचर लगाते जाओ, ये है जनरल एंट्री और कुछ नहीं है। सेम एंट्रीज होंगी बेटा, सेम, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, बिल्कुल एकदम झकास सेम होने वाला है, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रो राटा हो, सब कुछ हो। इसलिए इस चैप्टर को अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो इतना ज्यादा भाव नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीजें हो रही हैं जो कि हम बुक ने भी पहले ही पढ़ा दी आपको। तो बुक वाले भी कहते हैं कि भाई पेपर में ये इसमें से तो नहीं देंगे, हम शेयर कैपिटल में से देंगे। तो शेयर कैपिटल में इशू का क्वेश्चन आता है नॉर्मली। मैं ये नहीं कह रहा इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली शेयर कैपिटल का ही आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर से कुछ और आएगा, वो पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्काउंट की एंट्रीज बता देता हूँ कैसे होता है बेटा। तो डिस्काउंट का मतलब आपको पता है कि फेस वैल्यू जो होती है वो आपकी ज्यादा होती है और इशू प्राइस कम होता है। जैसे 100 रुपए का फेस वैल्यू है और जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं वो 90 रुपए पे कर रहे हैं, तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया बेटा। 10 रुपए का क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर मैं एक एंट्री करके दिखाऊं आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, और यहाँ पे एक और चीज डेबिट हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना बेटा, 90 रुपए आए, 10 रुपए डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का डिबेंचर गया। तो डिबेंचर जो 9% डिबेंचर अकाउंट है उसमें पूरी फेस वैल्यू ही जा रही है। ठीक है, तो सेम एंट्रीज होंगी बेटा। अब बात करते हैं बेटा, यहां पर जो पेपर में आएगा जो अलग है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से अलग है, वो है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो हम कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो क्या होता है। तो यहां पर हमें सीखना है भाई 2 मेथड से। पहला मेथड क्या है भाई, शो इन नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है, तो बेटा आपको बैलेंस शीट के बारे में ज्ञान होगा थोड़ा। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। इधर आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आता है बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड आता है हेडिंग सबसे पहले, और शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेडिंग आती है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और भी एक दो आती हैं जो मेन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो कुछ और आता है, दूसरे नंबर पे आती है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर आता है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। क्या बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आती है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है, उसका जैसे भाई यहाँ पे क्या अमाउंट नहीं आता, यहाँ पे नोट आता है, यहाँ पे आता है अमाउंट। ये नोट क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अलग अलग तरीके की हो सकती है। हमने डिबेंचर इशू करा, अभी बताया मैंने, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। हम लोन लेते हैं 5-10 साल के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम इधर तो सारी चीजें नहीं लिखते, हम नोट्स बना देते हैं। नोट्स बना देते हैं, नोट नंबर मान लो 1 है, तो जैसे ही बैलेंस शीट खत्म होगी तो हमें नोट नंबर 1 देखना, ताकि हम समझ सकें कि जो अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है वो उसमें क्या 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 इन्वॉल्व है। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट बनने के बाद बनता है। तो मान लो मैंने लिखा नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। हम यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी वाला गेम खेलेंगे। लेकिन पॉइंट ये आता है कि सर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी होती क्या है। तो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी समझ लो, कोलेक्ट्रल मतलब होता है सहायक, हेल्प जो कर रहा है। तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब भाई किसी को सिक्योरिटी देते हैं ना, वही वाली सिक्योरिटी है ये। क्या आपने लोन लिया, बैंक ने आपको लोन दिया, लोन लेने के बदले उसने कहा कि भाई एक काम करो, अपने घर के कागजात गिरवी रख दो, तो तुमने अपना घर गिरवी रख करके लोन लिया हुआ है।
वो सिक्योरिटी है। घर क्या है? सिक्योरिटी दी है तुमने बैंक को। अगर बैंक को तुमने सिक्योरिटी दी भाई मेरे, तो बैंक को लग रहा है नहीं यार, ये ना बेचने के बाद भी, घर बेचने के बाद भी मैं अपने लोन का पैसा पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे और सिक्योरिटी चाहिए, एडिशनल सिक्योरिटी। कोलेक्टरल सिक्योरिटी वो एडिशनल सिक्योरिटी होती है। समझ में आ रही बात? तो कोलेक्टरल सिक्योरिटी बोलो, एडिशनल सिक्योरिटी बोलो, सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलो, सारी चीजें वही है। यानी मेन सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा जो आप सिक्योरिटी देते हो वो कोलेक्टरल सिक्योरिटी है। तो उस सिक्योरिटी के रूप में आपने क्या कर दिया? बैंक को डिबेंचर दे दिए। एक काम करो, तुम डिबेंचर ले लो भाई मेरे, तो अगर हम तुम्हारे लोन को ना चुका पाए तो ये डिबेंचर तुम्हारे, और तुमसे कोई पैसा भी नहीं ले रहे हम। आई बात समझ में? तो ये खेल है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोलेक्टर सिक्योरिटी नॉर्मली बैंक लोन के केस में ही हम इशू करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर मान लो 5 लाख रुपए दिया है। 5 लाख रुपए क्या है बेटा? 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है बेटा? टर्म लोन, बैंक का टर्म लोन है। टर्म लोन फ्रॉम मान लो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5 लाख रुपए। अब आपने ये लिख दिया, सर फिर कोलेक्टर सिक्योरिटी दिखाओ ना। नहीं बेटा, आपने इस 5 लाख के लोन के लिए इशू करा है, तो लिखो यहाँ पे, लिखो मान लो आपने डिबेंचर इशू करे कोलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में 5 लाख रुपए के ही, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, 5,000 डिबेंचर इशू करे आपने 10% वाले। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स of ₹100 each as collateral security। बात समझ में आ रही है? बात यह है कि आपने तो लिखा ही है, आपने इसे ब्रैकेट में दिखा दिया बेटा। ब्रैकेट में दिखा कर बता रहे हैं कि देखो इसके, हम इसको कहीं शो नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें कोलेक्टर सिक्योरिटी भी दी है। बस इसका यही ट्रीटमेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको दिखाना, वो भी ब्रैकेट्स में। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में दिखाना, वो भी कैसे? ब्रैकेट्स में। तो कहां पे दिखाओ? शो इन ब्रैकेट्स विद लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आपकी क्या है बेटा? लायबिलिटी आपका बैंक लोन है, और बैंक लोन के आपने ब्रैकेट्स में दिखा दिया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। ये क्या है बेटा? इसके अंदर हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। यहाँ पे तो हमने ब्रैकेट्स में दिखा करके काम खत्म कर दिया। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे, और पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो भाई डिबेंचर गए हैं, तो डिबेंचर जब इशू हो जाते हैं तो डिबेंचर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट तब क्रेडिट होता है जब पैसा मिलता है। यहाँ पे तो हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम तो इसको सिक्योरिटी के फॉर्म में दे रहे हैं, तो बैंक वाले हमें और पैसा थोड़ी देंगे इसके लिए। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि भाई पैसा मिलना नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता ये जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं ये हमारे पास आएंगे वापस, या फिर ये बैंक वाले जब्त कर लेंगे। तो बैंक वाले कब जब्त कर लेंगे? जब हम उनको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब हम उनको क्या नहीं कर पाएंगे बेटा? पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर पेमेंट कर दी तो ये जो डिबेंचर इशू करेंगे हमारे पास वापस लौट के आ जाएंगे। सस्पेंस है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और लिखते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये जर्नल एंट्री पास होती है, ये जर्नल एंट्री पास होती है। आई बात समझ में? फिर क्या होता है भाई? इस जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। अब ये जो जर्नल एंट्री पास हुई है तो आपको ये शो भी तो करना है भाई, क्योंकि डिबेंचर अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट जाएगा। बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं तो दिखाई देगी, क्योंकि डिबेंचर क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं। और डिबेंचर सस्पेंस भी हमें कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन लिया तुमने, 5 लाख का SBI से लोन लिया भाई। तो अगर आपने लोन लिया है तो जब तक लोन रहेगा तब तक ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी रहेगा, डिबेंचर्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे बेटा? ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है डिडक्ट करके दिखाओगे फ्रॉम द डिबेंचर्स। तो कैसे होगा बेटा? यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट आप बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट क्या बनाओगे? टर्म लोन बैंक का मान लो 4 लाख का है इस बार, तो 4 लाख, और अब ब्रैकेट में नहीं दिखाना, खुले खुले तौर पे दिखाना है। जो आपने डिबेंचर इशू करे 5 लाख के, और लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में 5 लाख रुपए, यहाँ पे नील इंपैक्ट आ रहा है। तो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली जो आपने सिक्योरिटी पे इशू किया उसका इंपैक्ट तो नहीं ला रहा है, और आप बैलेंस शीट में शो भी कर रहे हैं, नोट्स अकाउंट में शो भी कर रहे हैं, और आप दिखा कह रहे हैं सिर्फ बैंक से लिया गया लोन दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स में दिखाना है, दूसरे मेथड के अंदर जनरल एंट्री दिखाना है, और जनरल एंट्री को भी आपको नोट्स अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। इस जनरल एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डिवेंचर इशू करें और उसमें से हमने लेस कर दिया है क्या, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक, तो ये चीजें बेटा जो मेन आती ही हैं, और सबसे मेन टॉपिक अब आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये रिडीम कब होगा, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर सारी बातें लिखी होती हैं कि डिवेंचर इशू आज हो रहे हैं, 5 साल बाद उसको रिडीम कर लेंगे, इतने रुपए पे रिडीम करेंगे, ऐसे ऐसे रिडीम करेंगे, सारी बातें लिखी होती हैं। तो अब इस खेल में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे बेटा आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या आता है बेटा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लायबिलिटी, कोई एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, उसको आज ही कंसीडर कर लो। तो चलो ये बात ध्यान रखते हुए आगे पढ़ते हैं। हमने पार पे इशू किया, यानी 100 रुपए की चीज 100 रुपए में इशू कर दी, और रिडीम भी हम क्या करेंगे बेटा, 100 रुपए की थी 100 रुपए वापस लौटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर में कोई दिक्कत दिख रही है? नहीं। प्रीमियम पे इशू करा, ठीक है, पार पे ही रिडीम कर रहे, 100 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए वापस करा, कोई टेंशन वाली बात है? नहीं। डिस्काउंट पे इशू करा, पार पे रिडीम कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। भाई 100 रुपए लोगे तो 100 रुपए दो, उसमें दिक्कत क्या है? 100 रुपए लो और ज्यादा लौटाओ तब दिक्कत है। मैंने आपसे 100 रुपए लिए और रिडीम करने के वक्त मैंने बोला आपको मैं 150 रुपए दूंगा, 50 रुपए में कहां से लाऊंगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे दे रहा हूँ। तो मैंने पार पे इशू किया लेकिन रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, कहने का मतलब क्या कि मैं आपको फेस वैल्यू के साथ कुछ प्रीमियम भी दूंगा, ठीक है, प्रीमियम भी दूंगा। तो बेटा जहां जहां प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है वहां वहां टेंशन आ गई, और वहां वहां टेंशन आ गई, तो इस टेंशन को, इस लाइबिलिटी को, इस एक्सपेंस को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से आज ही रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? इशू की एंट्री के साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो 6 केसेस बनते हैं और बहुत आसान है बेटा, ठीक है। 2 एंट्री करेंगे, पहले बैंक से पैसा मंगवाने की, और दूसरा हम क्या करेंगे बेटा, हम उसको जब डिवेंचर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे उस अमाउंट को, वो करने की। चाहो तो 1 एंट्री के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं 2 एंट्री के साथ करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो पहला केस, केस 1, जहां पे क्या हो रहा है बेटा, इशू और रिडीम की बात करो। इशू कैसे कर रहे हैं, पार पे, और रिडीम कैसे कर रहे हैं, पार पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फेस वैल्यू के साथ आ जाएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अभी क्रेडिट कर, उसको डेबिट कर दो, और इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दो बेटा, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये 2 एंट्री होंगी, ये आपको भी पता थी, नॉर्मल केस है। फिर इसके बाद केस नंबर 2, इशू कर रहे हैं बेटा प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं बेटा पार पे। तो क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या था बेटा, 100 रुपए का था, 100 रुपए में रिडीम हो रहा था, तो यहाँ 100 रुपए, यहाँ 100 रुपए, यहाँ 100 रुपए और यहाँ 100 रुपए, ये सारे 100 रुपए क्या है बेटा, ये है, इसकी हमने टेंशन नहीं ली। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 110 रुपए, 100 रुपए प्लस 100 प्लस 10 रुपए, 10 रुपए क्या है बेटा, प्रीमियम है, पार पे रिडीम हो रहा है ना, 100 रुपए पे रिडीम हो रहा है।
जब 100 रुपए की चीज 100 रुपए में रिडीम हो रही है, कोई टेंशन नहीं, हटाओ इसे, सिर्फ एंट्री इसकी होगी। तो क्या हो गया बेटा, बैंक में कितना है 110 रुपए है और यहाँ पे भी 110 रुपए दिखा रहे हैं हम। फिर क्या होगा बेटा, अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, ड्यू कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 110 रुपए टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे तो फेस वैल्यू ही जाएगी बेटा कितना 100 रुपए, तो 10 रुपए क्या है बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम, अकाउंट में 10 रुपए जाएंगे। ठीक बेटा, अब जैसे जैसे चौथा पांचवा केस छठा केस आएगा तब आपको पता चलेगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। केस नंबर 3, ध्यान से देखना काम आएगा। इशू कर रहे हैं बेटा डिस्काउंट पे, डिस्काउंट मतलब मान लो 100 रुपए की चीज थी 90 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या हो गया बेटा 10 रुपए हो गया। रिडीम कैसे कर रहे हैं बेटा, रिडीम पार पे कर रहे हैं 100 रुपए पार, ठीक है। एंट्री करेंगे भाई, पार की कोई टेंशन नहीं है, जब तक पार पे कोई टेंशन नहीं, हटाओ। एंट्री किसकी करेंगे, इसकी करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटा 90 रुपए आया तो 90 रुपए लिखेंगे, ज्यादा कहां से लिखे हम। फिर अब इस 90 रुपए को ट्रांसफर करो, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो भाई देखो इसमें तो फेस वैल्यू ही जाएगी, लेकिन आए तो 90 रुपए हैं, तो 10 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, तो लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्या होगा डेबिट ही होगा। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से केसेस थे, लेकिन अब जो करेंगे उस पर थोड़ा बुद्धि लगाना, क्योंकि रिडेम्पशन अब अपनी गेम है ना अच्छी बनाने वाला है। तो केस नंबर 4, इशू कर रहे हैं कैसे बेटा, पार पे, पार मतलब 100 रुपए वैल्यू पर। रिडीम कैसे कर रहे हैं बेटा, सर प्रीमियम पे, प्रीमियम मतलब 100 रुपए की चीज के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो 110 रुपए दे रहे हैं, ये क्या है प्रीमियम है। अब बेटा जब इशू पे प्रीमियम मिलता था ना तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो इनकम थी, हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लेकिन रिडेम्पशन पे जब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की, तो ये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब एंट्री में ये तो देखो आएगा ही आएगा, सेम जो एंट्री होनी थी वो तो होगी, लेकिन इस 10 रुपए की टेंशन 100 रुपए की नहीं है, टेंशन 10 रुपए की जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसकी एंट्री होगी। तो देखो क्या होगा, पहले तो भाई इसको ध्यान में रखते हुए, अभी इसको साइड रखो, सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए एंट्री करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटा 100 रुपए और 100 रुपए। अब आओ इस डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्या लिखेंगे बेटा टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, कितना है बेटा 100 रुपए आया और 100 रुपए यहां जाएगा, सर एंट्री हो गई। अब बेटा इस टेंशन की एंट्री करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये आपके दिमाग में फिट होगी तो आगे और आसान हो जाएगा। 10 रुपए अगर मैंने आज डिवेंचर इशू करा है, तो मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में अब इसके लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा करने, एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ कि जो ये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पैसा, ये प्रीमियम जो देना पड़ रहा है, वो किस वजह से देना पड़ रहा है, क्योंकि आज मैंने इशू कर दिया। अगर मैं इशू नहीं करता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो मुझे ये एक्सपेंस है जो मुझे देना पड़ेगा, ये पैसा है, ये वो पैसा जो मुझे देना है, एक्सपेंस आज ही हो गया, आज ही हो गया, जो कि पेमेंट फ्यूचर में होने वाली है। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूं, एक्सपेंस क्या होता है बेटा, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है बेटा, ये लॉस हो गया ना आज की, इसकी वजह से लॉस हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर,
अकाउंट कितने बेटा 10 रुपए देना है। ये 10 रुपए बेटा यहां से नहीं, ये वाले 10 रुपए हैं। और 10 रुपए का एक्सपेंस हुआ, क्या मैंने पे किया? नहीं, ये एक्सपेंस अभी दिया ही नहीं है, तो ये एक्सपेंस देना है, पे करना है, तब तक ये लाइबिलिटी बन के रहेगा। तो लाइबिलिटी भी बनेगा तो क्रेडिट भी होगा। एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है, और पे नहीं किया इस वजह से ये लाइबिलिटी भी है हमारी, तो इसलिए क्रेडिट भी होगा। तो लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 10 रुपए। तो ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये फ्यूचर है, फ्यूचर की टेंशन। समझ में आ रही है बात? सारी एंट्रीज आपको ऐसे ही करनी है, पहले इशू की एंट्री करो, फ्यूचर में जो टेंशन उसकी एंट्री बाद में, उसको ध्यान में रख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या बेटा? इशू कर रहे हैं हम बेटा प्रीमियम पे, यानी 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए का फायदा है, और रिडीम कर रहे हैं बेटा प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे होगा, यानी 100 रुपए की चीज है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ का थोड़ा अमाउंट चेंज कर लेते हैं, ताकि 10-10 रुपए देख देख के आप कंफ्यूज मत हो कौन से वाले 10 रुपए कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में हम इशू का जो प्रीमियम वो 5 रुपए रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपए का था, 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो पहले एंट्री किसकी होगी बेटा? पहले एंट्री इसकी होगी, बिना किसी टेंशन को याद रखते हुए, उसको बाद में करेंगे। तो क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना सर? 105 रुपये आया है ना, ये 105 है, बिल्कुल सही, 105 रुपये आया। अब इसको ट्रांसफर कर लो आगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो 105 रुपये इधर हैं, 100 रुपये डिवेंचर में आएंगे, तो 5 रुपये क्या आएगा बेटा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 5 रुपये हो गई एंट्री इशू की प्रीमियम वाली। बस अब इस 10 रुपये की टेंशन है, इसकी एंट्री और करनी है। कलर चेंज अब करते हैं। एंट्री बेटा बार बार वही होगी, आज मैंने इशू करा इस वजह से फ्यूचर में मेरा एक्सपेंस होगा, और उस एक्सपेंस को मैं आज रिकॉर्ड करूंगा, तो एक्सपेंस तो डेबिट ही होते हैं। तो क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 10 रुपये देना ना एक्स्ट्रा, ये लो। और यही अभी 10 रुपये पे नहीं किया, जब तक पे नहीं करूंगा तब तक ये मेरी लाइबिलिटी भी बन के रहेगा। तो लिखो भाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपये। तो ये बेटा एक्स्ट्रा एंट्री हो रही है फ्यूचर की वजह से, जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब लास्ट और सबसे बढ़िया वाला केस जो हम पढ़ेंगे वो है केस नंबर 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हेडिंग कुछ और आ गई बेटा, इसको इग्नोर करते हुए चलिए। केस नंबर 6, पेजेस हमने ज्यादा कंज्यूम कर लिए। तो अब इशू कर रहे हैं बेटा डिस्काउंट पे, यानी 90 रुपए पे इशू कर रहे हैं, यानी 10 रुपए डिस्काउंट हो गया। और रिडीम करेंगे बेटा कैसे? प्रीमियम पे 100 रुपए लौटाएंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो बेटा अब तो दो जगह से हमारी क्या कहते हैं वाट लग रही है, हमें 10 रुपए मतलब देने पड़ रहे हैं, इशू के टाइम पे भी कम मतलब मिल रहे हैं, और 10 रुपए एक्स्ट्रा भी लौटाने पड़ रहे हैं। तो एंट्री करो पहले तो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा आ रहा है? 90 रुपये आ रहा है सर, 90 रुपये आ रहा है। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपये। फिर अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। पहले तो मैं इसी की एंट्री करूंगा बस। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपये
लिखो भाई 2% डिवेंचर अकाउंट। अब 90 रुपये हमें भले ही मिले हैं, लेकिन दे तुम 100 रुपये की चीज़ रहे हैं, तो डिवेंचर अकाउंट में तो 100 रुपये ही आएंगे। और लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपये, ये 10 रुपये डिस्काउंट हो गया भाई, हो गया, इसकी एंट्री हो गई। अब ये जो 10 रुपये की टेंशन एक्स्ट्रा सता रही है, ये लिखो, ये तो आदत हो गई होगी अब आपको। लिखो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपये, और लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना बेटा 10 रुपये। येलो वाली फ्यूचर की एंट्री। अब एक चीज और ध्यान रखो बेटा, ये जो दोनों चीजें दिख रही ना, जो इशू करते वक्त 10 रुपये डिस्काउंट दिया और जो फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ा 10 रुपये, इसको हम दोनों को, इस 20 रुपये को हम शो कर सकते हैं बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, यानी ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसी में मैं 20 रुपये लिख सकता था। ऐसा भी कर सकते हो, ज्यादा क्लैरिटी के लिए ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आपको समझ में आना जरूरी है। करोगे प्रैक्टिस तब अच्छे से हो जाएगा, जब सामने कोई करवाता हो तब तो भाई देखो सब कुछ अच्छा अच्छा लग ही रहा होता है, लेकिन जब खुद करना पड़ता है, जब अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है, तब मेहनत लगती है। तो ये वन शॉट देख करके भाई मेहनत कर लेना। ऐसा नहीं है कि अच्छा पढ़ा लिया चलो अब देखते हैं कब करना है, नहीं, पेंडिंग मत छोड़ो, अभी पढ़ लेना, वन शॉट देखते ही काम पे लग जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब टॉपिक आता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन हमें कैश नहीं चाहिए। यही सेम टॉपिक आपने शेयर कैपिटल में भी पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसके अंदर हम असेट खरीद रहे थे, बिजनेस खरीद रहे थे, हम अंडरराइटर्स को कमीशन पे कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे बेटा, प्रमोटर्स को फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो सेम वही है, फिर भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बिजनेस परचेस कर रहे हैं, बिजनेस को परचेस कर रहे हैं। ठीक है, असेट वाला सेम ऐसा ही होगा। एक बार आप क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर भी देखो तो आपको याद आ जाएगा। तो मैं बेटा अगर बिजनेस खरीद रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ तो मेरे पास उसकी असेट भी आ रही है, असेट अकाउंट डेबिट, और उसकी लाइबिलिटी भी आ रही है, टू लाइबिलिटी। ठीक है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी भी आ रही है। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। अब बिजनेस आ गया तो वेंडर को भी तो पैसे दोगे, यानी जो बिजनेस बेच रहा है, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और वेंडर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मान लो भाई मेरे पास 10 लाख रुपए की असेट आ रही है और 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ रही है। तो 10 लाख रुपए की असेट आ रही है, मेरी वैल्यू आ रही है, और 2 लाख रुपए मेरे जा रहे हैं, तो मेरे को तो 8 लाख का ही फायदा हो रहा है। यानी जो बिजनेस आ रहा है वो उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 8 लाख रुपए होनी चाहिए। वेंडर बोल रहा है 8 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए अगर मैंने दे दिए तो बेटा यही एंट्री होगी। वेंडर कहता है 8 लाख नहीं, मुझे चाहिए इसके लिए 12 लाख रुपए। हमने कहा किस खुशी में, 4 लाख किस खुशी में एक्स्ट्रा, कह रहे मेरी गुडविल है। तो बेटा गुडविल को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करें, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 4 लाख रुपए से। और अगर वेंडर बोलता है कि भाई, वेंडर बोलता है 12 लाख नहीं, 8 लाख भी नहीं, भाई मेरे को बस बेच के देश छोड़ के निकलना है, मुझे एक काम करो, मुझे तुम 5 लाख रुपए दे दो, तो बेटा फिर गुडविल नहीं आएगी। फिर उस केस में हमारा फायदा हो रहा है, 8 लाख की चीज हमें 5 लाख में मिल रही है, यानी 3 लाख का फायदा। और ये फायदे रोज रोज नहीं होते, कैपिटल नेचर का फायदा, इसलिए कैपिटल रिजर्व में इसको हम लिख देंगे कितना बेटा, 3 लाख रुपए। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो ये तो बिजनेस खरीदने की एंट्री हो गई। अब जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ये पार वाली एंट्री है। प्रीमियम पे अगर मैं इसको इशू कर रहा हूं तो क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट पे मैं इशू कर रहा हूं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इशू ऑन डिवेंचर,
इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या बेटा, आपको ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो इशू हुए हैं वो निकालने होते हैं। तो वो कैसे निकालोगे बेटा, तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर पता चल जाएंगे, आप कितने डिवेंचर्स इशू कर रहे हो। सर ये परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, परचेस कंसिडरेशन बेटा जो हम वेंडर को पे कर रहे हैं, जो भी हम वेंडर को बिजनेस खरीदने के बदले में दे रहे हैं पैसा। आई बात समझ में? तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद हम वो वाला कर लेते हैं प्रमोटर्स वाला पॉइंट। प्रमोटर्स को हम क्या करते हैं बेटा, पे हम करते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पे। यानी हमारे जो क्या कहते हैं बिजनेस कंपनी है वो पैदा भी नहीं हुई थी, इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई थी, और हमने क्या करा हमने उसके लिए बेटा एक्सपेंसेस करे। कौन, मतलब हम प्रमोटर ने क्या करे बेटा, एक्सपेंसेस पे किए। ओके, तो पहले तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो। तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इसकी जगह इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। ठीक, टू किसने पे किए थे, प्रमोटर्स अकाउंट। ये लाइबिलिटी बन गया। अब इनको मैं पे करूंगा, पहली एंट्री तो होगी। अब मैं जब इसको पे करूंगा तो क्या होगा, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। आई बात समझ में? ये हो जाएगा। फिर एक और केस आता है बेटा जब अंडर राइटर्स को कमीशन पे करते हैं, तो अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है जो हम किसको पे करते हैं, हम उन लोगों को पे करते हैं जो हमारे बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर, शेयर्स, इनको इशू करते हैं पब्लिक को, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके बदले कमीशन लेते हैं। तो उसको पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा, पहली एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स। इन लोगों को क्या बोलते हैं बेटा, अंडर राइटर बोलते हैं। ठीक, अब इनको डिबेंचर इशू कर दो दूसरी एंट्री में। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे डिबेंचर इशू हो रहा है तो लिखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे होते तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। और अब बेटा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, और वो उससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं कि डिस्क्लोजर हम कैसे करते हैं डिबेंचर का। तो बेटा अभी हमने पढ़ा डिबेंचर क्या होता है बेटा, एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग होती है लंबे समय के लिए। तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहाँ शो होती है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये होती है नॉन करंट असेट में, नॉन करंट असेट में। तो सर बात खत्म हो तो गई। बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो एक डिबेंचर है, हमने उसको इशू करा 5 साल के लिए, तो भाई ये 1 साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और ये 5वां साल। तो भाई डिबेंचर चल रहा है, तो जैसे बेटा वो इधर आएगा तो इसका ये लास्ट ईयर है। क्या है बेटा, लास्ट ईयर। और इस लास्ट ईयर में वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पेएबल विद इन 12 मंथ। यानी एक ऐसी लाइबिलिटी बन जाएगा जो 12 महीने के अंदर पे हो जाएगी। अब जब तक यहाँ था तब तक तो ये 12 महीने के अंदर पे नहीं होना था, लेकिन जैसे ही अपने लास्ट ईयर के अंदर एंटर करता है वैसे ही बेटा ये 12 महीने के अंदर पे हो जाएगा। और जो चीज़ 12 महीने के अंदर पे हो जाती है तब वो बेटा करंट लाइबिलिटी हो जाती है। मैंने एसेट लिखा है यहाँ पे, सॉरी भाई, क्या हो जाती है बेटा, करंट लाइबिलिटी हो जाती है, करंट लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी जो डिवेंचर है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉर्मली होता ही है, लेकिन वो करंट लाइबिलिटी के अंदर भी शो हो सकता है इन दिस कंडीशन। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? बस ये छोटी सी बात और बतानी थी। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कि भाई इतनी बातें कर रहे थे हम, सब कुछ पढ़ रहे थे, तो भाई डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट जा रहा था उसकी तो एंट्री बताई नहीं।
तो बेटा इंटरेस्ट जो हम देते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो भाई वो एक्सपेंस है तो डेबिट तो होगा ही, एक्सपेंस है तो डेबिट तो होगा ही। तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं बेटा? डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी तक पेमेंट हुई नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या? डिबेंचर होल्डर को अभी पैसा देना है और वो हमारी लायबिलिटी बन चुका है। अब बेटा यहाँ पे टीडीएस का कंसेप्ट अगर है, अगर टीडीएस देना है तो भाई टीडीएस की भी एंट्री हो जाएगी। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंपनीज को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये जो तुम इनको पेमेंट कर रहे हो ये इनकी इनकम है, और हम ऐसे छोटी छोटी इनकम वाले लोगों को पकड़ नहीं सकते कि चलो टैक्स भरो, चलो टैक्स भरो। तो कंपनीज तुम लोगों के ऊपर एक बोझ हम डालते हैं, तुम लोगों के काम देते हैं। जब भी तुम डिबेंचर का इंटरेस्ट देते हो तो उसमें से जो टैक्स है वो तुम काट करके हमें वापस पे करोगे, हम डिबेंचर होल्डर के पास नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, मान लो कि भाई 100 रुपए का इंटरेस्ट है, तो भाई हमने इनको 90 रुपए दिए, 10 रुपए हमने टैक्स काटा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब ये 90 रुपए क्या कहते हैं डिबेंचर होल्डर को पे होंगे, 10 रुपए किसको पे होंगे? गवर्नमेंट को पे होंगे। ठीक है, तो टीडीएस पेएबल यानी पे करना है किसको? अब हमें पे करना है, क्योंकि हमने डिबेंचर होल्डर से वो पैसा लेकर के अपने पास रख लिया, अब हमें पे करना है किसको? गवर्नमेंट को, इसलिए इसको पेएबल बोल रहे हैं। ये भी लायबिलिटी है बेटा और ये भी लायबिलिटी है। तो जब डिबेंचर होल्डर को पे करूंगा तो वो डिबेंचर होल्डर हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही मैं टीडीएस पेएबल यानी टीडीएस की पेमेंट करूंगा गवर्नमेंट को, तो ये भी डेबिट हो जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। और बेटा इन सब में ये भी लायबिलिटी थी, ये भी लायबिलिटी था, लेकिन एक्सपेंस सिर्फ ये था। और जब एक्सपेंसेस होते हैं तो वो बेटा राइट ऑफ भी होते हैं, और राइट ऑफ कहाँ होंगे बेटा? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो एक्सपेंस डेबिट हुआ था, राइट ऑफ करते वक्त क्रेडिट करेंगे, और कहाँ जाएगा बेटा? ये डेबिट हो जाएगा कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएल। तो ये एंट्रीज होंगी, ये कंसेप्ट था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कमेंट करके जरूर जाएंगे सर आपने मेहनत करी, आपने पढ़ाया, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कमेंट बॉक्स में उसका वो प्रॉमिस लिख करके जाओगे भाई तुम लोग। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई इसको क्या करना है, आप अपना कर्तव्य पूरा निभाना है, आपको इसको लाइक करना है, और सबसे बड़ा कर्तव्य है इसको शेयर करने का। कमेंट करके जरूर ये बताइए कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं उससे कि आप मेहनत करेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। और नए आए तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका कोर्स धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आज हमने डिबेंचर भी पढ़ लिया, यानी आपकी दोनों बुक यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। पार्टनरशिप की भी प्लेलिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है, उसी प्लेलिस्ट के अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं वन शॉट सारे के सारे। तो वहाँ पे कंपनीज शेयर कैपिटल का भी मिल जाएगा आपको सारा जो वन शॉट है, और ये डिबेंचर वाला भी उसी प्लेलिस्ट में जा रहा है। आई बटन में उस प्लेलिस्ट को मैं लगवा दूंगा। प्लीज एक बार जाकर के पूरा कोर्स अच्छे से पढ़े, अच्छी तैयारी करें, और अच्छे से अपना रिजल्ट लाएं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप ग्रोइंग।